हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। और टेंस सीखने से पहले हमारा जो टेंस में सब्जेक्ट इस्तेमाल होने वाला है विभिन्न सेंटेंस में, उस सब्जेक्ट का जो कि एक नाउन होगा उसका पर्सन और नंबर हमको ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से ही प्रभावित होता है अलग अलग में जो विभिन्न प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें से कौन सी वर्ब उस सब्जेक्ट के साथ में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। इसका निर्धारण उस सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के आधार पर ही तय होता है। पर्सन के बारे में मैं पहले आपको एक वीडियो में, छोटा वीडियो उसमें के बारे में बता चुका हूँ और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और नंबर के बारे में अब मैं बता देता हूँ। तो वे नाउन जो इस्तेमाल हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करने वाले हैं या प्रोनाउन, उनका जो वचन है वो अंग्रेजी में दो प्रकार का हो सकता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोनाउंस के बारे में जिनका इस्तेमाल सेंटेंस राइटिंग में होता है। उनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस है उनमें आई, जो कि फर्स्ट पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन का आई है वो सिंगुलर होता है और फर्स्ट पर्सन का वी है वो प्लूरल होता है। उसके बाद सेकंड पर्सन में यू होता है जो कि प्लूरल में काउंट होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे है वो प्लूरल में होता है। अब आते हैं नाउन के ऊपर। नाउन में अगर एक व्यक्ति या वस्तु का नाम है वो तो मानी जाएगी सिंगुलर, और एक से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं का नाम होगा तो वो प्लूरल काउंट की जाएगी। इसको आप अच्छे से समझ लें कि हमारे पास में जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में करने वाले हैं सेंटेंस राइटिंग में, उनमें आई है वो फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है ये और सिंगुलर है। वी प्लूरल है। यू प्लूरल माना जाता है और सेकंड पर्सन है। ही, सी, इट ये है। और इनके अलावा अगर एक व्यक्ति या वस्तु या एक नाउन है तो उसे एक वचन माना जाएगा, और एक से ज़्यादा व्यक्तियों का नाम या वस्तुओं का नाम या एक से ज़्यादा नाउन का इस्तेमाल एक साथ किया जा रहा है तो वो बहुवचन काउंट की जाती है। अब हम आगे चलते हैं अंग्रेजी का पहला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। और मेन वर्ब का कौन सा रूप इस्तेमाल किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एक अपवाद है। अपवाद को मैं आपके सामने लिख देता हूँ नोट लगा करके। नोट ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो समझ में आई बात? ये है
कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर अगर सब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। नोट नंबर 2, अब एस या ईएस में से एस का इस्तेमाल कब किया जाता है और ईएस का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो ये रूल आपको देगा। एस या ईएस का नियम जिसको हम कह सकते हैं, और नियम ये है कि अगर वर्ब के अंत में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स या जेड हो, तो वर्ब में ईएस लगाया जाता है। अगर ये नहीं है तो सिर्फ एस लगाया जाता है। लेकिन कब लगाया जाएगा, जब हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो। क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है। तो उनके साथ में या तो एस लगाया जाएगा या ईएस लगाया जाएगा। अब ईएस तो कब लगाया जाएगा, जब वर्ब के अंत में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स अथवा जेड हो, तो उनमें ईएस लगाया जाएगा। और अगर ये नहीं है तो उनमें सिर्फ एस लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लगाया जाता है। अब मैं आपको एक वर्ब देता हूँ, जैसे प्ले। इसे आपको सभी जो मैंने प्रोनाउंस आपको लिखा है ऊपर चार्ट के अंदर, उनके साथ में घुमाना है कि किसके साथ में इसका किस तरह का रूप इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पहला सब्जेक्ट हम आई लेते हैं और आई के साथ प्ले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो अंग्रेजी का जो सेंटेंस बनेगा वो होगा आई प्ले। फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ में कुछ नहीं लगेगा, खाली प्ले ही आएगा। अगला हमारा वी प्ले, अगला यू प्ले, अगला जो हमारा होगा सब्जेक्ट वो होगा ही। अब ध्यान से देखो, ही सिंगुलर है। और पहले के चार्ट के अगर आपने देखा है वीडियो में, पहले के वीडियो में जिसमें नाउन के पर्सन के बारे में मैंने बताया है, तो आपको पता लगेगा कि ही सिंगुलर तो है ही, साथ में थर्ड पर्सन भी है। ही के अंदर दोनों क्वालिटीज़ है, सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। इसलिए जब इसके साथ आप इस वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो इसमें एस या ईएस लगाया जाएगा। अब ईएस लगाया जाएगा या एस लगाया जाएगा, इसका निर्धारण करेगा एस या ईएस का नियम। आप देखो इसके अंत में एस एच सी एच ओ एक्स अथवा डबल एस या जेड में से कोई भी अक्षर नहीं है, तो इसके साथ सिर्फ एस लगाया जाएगा, ठीक है। अगला सी प्ले, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ भी सिर्फ एस लगेगा। इसके बाद में अगला जो है हमारा सब्जेक्ट वो होगा इट
भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ भी इट प्लेज होगा। अगला दे, दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है इसलिए इसके साथ में फिर वापस खाली प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने अंग्रेजी के सेंटेंस लिखना, छोटे छोटे सेंटेंस लिखना शुरू कर सकते हैं। मेरे वीडियो देख करके आप ये अच्छे से सीख सकते हो, परफेक्ट सीख सकते हो, करेक्ट इंग्लिश सीख सकते हो। अब मैं आपको एक और वर्ब के साथ में ये क्रिया करके बताता हूँ और वो वर्ब होगी गो। तो आई गो, वी गो, यू गो, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए गोज होगा, शी गोज। अब ये इसमें ईएस क्यों लगा? क्योंकि जो हमारा एस या ईएस लगाने का नियम है वो कहता है कि वर्ब के अंत में अगर वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ अथवा एक्स हो तो गो के अंत में क्या है? ओ। इसलिए क्या लगेगा? उनके साथ में ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए गोज हो गया, सी गोज हो गया, इट गोज हो जाएगा। उसके बाद दे गो थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, दे प्लूरल होता है। ऐसे ही अगर हम एक नाउन लेते हैं जैसे राम, राम थर्ड पर्सन है इसलिए राम के साथ में क्या होगा? गोज। और एक और लेते हैं राम एंड श्याम, एक से ज़्यादा होने पर वो बहुवचन हो जाएंगे इसलिए गो क्या? गो ही रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ। अभी हमने जो किए वो सिंपल सेंटेंस थे। अगला हमारा सेंटेंस का प्रकार होगा नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग और डू डज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये बात क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रहे प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा। डू का इस्तेमाल किसके साथ किया जाएगा और डज का इस्तेमाल किसके साथ किया जाएगा? उसके लिए मैं आपको बता दूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी सबके साथ में डू का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है तो उनके साथ डज का इस्तेमाल किया जाना है और बाकी के साथ में डू का इस्तेमाल किया जाना है। अभी हमने जो जिन वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस लिखने में किया था, उन्हीं वर्ब के साथ में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेंगे। आई जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी पहले देख लेते हैं खासियत क्या है। ये फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू आ गई। उसके बाद नोट, नोट का कायदा ये कहता है कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। आई डू नॉट प्ले। अगला हमारा जो है वो वी है, ये भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। नोट लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए और ये प्ले हो गया। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव हो गया। अगला यू डू, इस तरह से भी आपको लिखा मिल सकता है डोंट। अगला हमारा सब्जेक्ट है ही की खासियत देख लीजिए आप, ही थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। नेगेटिव बनाना है इसलिए नॉट, यह आपका हो गया ही डज नॉट प्ले। उसके बाद सी का इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, नोट आ जाएगा और प्ले आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जैसे राम ले लो, तो राम सिंगुलर है इसलिए डज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, थर्ड पर्सन है, नोट और प्ले। दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू।
नेगेटिव बनाना है, इसलिए नोट, और उसके बाद हमारी वर्ब आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे दो व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं, राम एंड श्याम, तो ये हो जाएंगे फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी फिर डू। और नेगेटिव बनाना है तो नोट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे कैसे, यह अगर हम इनका हमें इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बना लो। इंटरोगेटिव में हमारे पास में दो प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, एक वे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो इसका निर्धारण करने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि जिनका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं वो सेंटेंस हमेशा 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 हेल्पिंग वर्ब से ही बनाए जाएंगे, और जिनका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं वे सेंटेंस जब अंग्रेजी में लिखे जाएंगे तो हमेशा हमेशा वो WH वर्ड से ही लिखे जाएंगे। जिस प्रकार का हिंदी में शब्द आपने इस्तेमाल किया है उसके समानार्थक अंग्रेजी में जो WH वर्ड है उसका इस्तेमाल करते हुए आप उस सेंटेंस को लिखोगे। अब आपको जैसे ये सेंटेंस है, मूल सेंटेंस ये है आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अगर आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना है हेल्पिंग वर्ब वाला तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, हिंदी में बता देता हूँ पहले मैं। क्या तुम खेलते हो, तो उत्तर क्या होगा इसका, या तो आप कहोगे यस आई प्ले, या फिर आप कहोगे नो आई डू नॉट प्ले। तो समझ में आई बात ये है कि जब आप उत्तर यस या नो में देते हो तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय यस या नो में उत्तर दिए जा सकने वाले सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो कुछ इस तरह से बनेगा डू, क्योंकि आई के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हम इनके साथ में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हालांकि ये हिंदी के हिसाब से परफेक्ट सेंटेंस नहीं होगा पर कुछ इस तरह से बनेगा डू आई प्ले। अगला सेंटेंस, हमको सिर्फ ये सीखना है कि किस कर्ता के साथ में अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करना है और कर्ता का इस्तेमाल कहाँ करना है और मेन वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करना है, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर हिंदी अनुवाद करने जाओगे तो हो सकता है हमारे सेंटेंस एकदम परफेक्ट ना हो, लेकिन हमें सिर्फ ये सीखना है कि अगर इसका हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना होता तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता। अगला हमारा है वी डू नॉट प्ले। अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी हो गया, उसके साथ में आने वाले हेल्पिंग वर्ब डू हो गई, और ये हमारा वर्ब आ गया डू वी प्ले। अगला यू हमारा सब्जेक्ट है। ध्यान रहे इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते समय हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो ये डू यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अगला हमारा है ही, सब्जेक्ट क्या है भैया ही, और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी डज, डज ही प्ले। ठीक है, अगला सब्जेक्ट क्या है आपका डज सी प्ले। अगला सब्जेक्ट है आपके पास में राम, और राम के लिए भी क्या आएगा डज, डज राम प्ले। अब आप मेरे हिसाब से इतने तो पारंगत हो ही जाओगे, 2-4 बार 5 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे देखोगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट है वो दे है तो सीधे आप उसके साथ में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब लगाओ।
सब्जेक्ट लगाओ और वर्ब लगा दो। अगला जो सेंटेंस है हमारा, राम एंड श्याम, उनका अगर हमको इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखना है तो डू आ जाएगा, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और हमारी मेन वर्ब आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। अगर इस जो हमारा जो कोई सेंटेंस है वो WH वर्ड वाला होता तो ध्यान रहे उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हिंदी के समानार्थी जो शब्द अंग्रेजी में है वो WH वर्ड पहले लग जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगी। जैसे हम ये पहला सेंटेंस है जो हमारा, या हमारा जो ये पहला सेंटेंस है इसको लेते हैं। जैसे हम कहें कि तुम क्या खेलते हो, ये मानो तुम क्या खेलते हो। अब इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, हमें यहाँ पर किसी न किसी खेल का नाम बताना होगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ या फुटबॉल खेलता हूँ या वॉलीबॉल खेलता हूँ। तब हमारा आंसर यस या नो में नहीं हो सकता, तो हम फिर उसको WH वर्ड से ही बनाते हैं। तो इस क्या के लिए अंग्रेजी में समानार्थी शब्द है वो है वाट। सब्जेक्ट आपका तुम के लिए यू आएगा, तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी, वाट डू यू, और ये मेन वर्ब। तो इस तरह से सेंटेंस WH वर्ड के साथ में बनाए जाते हैं। अगर हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो वो कुछ इस तरह से बनता हिंदी में, तुम क्या नहीं खेलते हो, और अंग्रेजी में बनेगा वाट डू यू नॉट प्ले। ठीक है, ये आपका सेंटेंस राइटिंग का जो काम है वो यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल के यूजेज। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सबसे पहला, आदतन या नियमित कार्यों के को व्यक्त करने के लिए विभिन्न आदतन या नियमित कार्यों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न जो कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है उनमें, और स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसमें फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब की फॉर्म के लिए आपका काम यहाँ से शुरू होता है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से खाली स्थान में या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो पहला इसका है आदतन या नियमित कार्यों को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है जो सेंटेंस में लिख रहा हूँ, सॉरी राइज लिखा था। तो सेंटेंस आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, खालिस्तान दिया होगा, यदि कंपटीशन में इसकी गलत फॉर्म दी हुई होगी उसको आपको सही करना है या पहचानना होता है पार्ट्स में कि कौन से पार्ट्स में गलती है। तो कुछ इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा। तो ये देखो, द सन
राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है और नियमित होने वाला काम भी इसमें हो गया। तो इसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करने जाओगे तो यहाँ पे राइज आएगा या राइजेज आएगा, ठीक है, क्योंकि डू राइज और डज राइज तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव है नहीं, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का इस्तेमाल नहीं होगा। खाली हमारा जो मेन वर्ब का पोर्शन है राइज, इसमें ही हमको एस या ई एस लगाना होता है। तो देखो द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में राइज आ गया। अब एस या ई एस का निर्धारण हमारा वो नियम करेगा, एस या ई एस लगाने का नियम है जो उसमें ये कहता है कि एस एच सी एच ओ एक्स अथवा डबल एस है तो हमें ई एस लगाना है, और ये नहीं है तो सिर्फ एस लगाना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, द सन राइजेज इन द एस ईस्ट एंड सेट्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल की ही है फॉर्म है, इन द वेस्ट। आदतन कार्य में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी इसमें हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, नियमित होने वाले काम में इसका इस्तेमाल होता है। और भविष्य में तय कार्यक्रमों को व्यक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भविष्य में तय कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए भविष्य में तय कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इस तरह का सेंटेंस होगा वो, ये भविष्य को व्यक्त कर रहा है टुमारो। सेंटेंस है द पीएम प्राइम मिनिस्टर विजिट उदयपुर टुमारो। अब इनके जो कार्यक्रम होते हैं वो थोड़े से पहले से प्री प्लान्ड होते हैं, तो ये काम भविष्य में होने वाला है और पहले से तय है, इसलिए जब आप ऐसे सेंटेंस देखो तो उसमें देख लें कि उसका सब्जेक्ट कौन है। अगर सब्जेक्ट कुछ इस तरह का वीआईपी पर्सन है जिनके कार्यक्रम निश्चित समय को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। द पीएम थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो मेन वर्ब वाला पोर्शन है वो ये आ गया। अब इसमें एस एच सी एच ओ एक्स अथवा डबल एस तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ एस लग जाएगा एंड सेंटेंस इज कंप्लीट। द पीएम विजिट्स उदयपुर टुमारो। अगला तीसरा इसका जो प्रयोग है वो कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। तो ये वो कुछ एडवर्बियल्स है जिनका इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हो, जिसमें ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केयरली, हैबिचुअली, सेल्डम, नेवर, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, every morning, every evening, every week, every month, every year, every moment, once a week, once a day, once a month, twice a week, twice a month, twice a year, इनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है।
ये जैसे ही आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिले तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल की वर्ब का इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। अगला है इतिहास की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो, वैसे इतिहास की घटना भूतकाल में हो चुकी होती है, लेकिन जब उन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है, तो इसलिए लिखा जाता है कि उनका प्रभाव अभी भी है। इस प्रभाव को प्रभावशाली बनाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देके आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे एट लास्ट राम किल्स द रावण। तो यहाँ पर जब हमने इसे प्रेजेंट सिंपल में लिखा, इसका मतलब है आज भी हमारे मन मस्तिष्क पर इस घटना का असर है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इस तरह से जब हमें भूतकाल की घटनाओं को ज़्यादा जीवंत या प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना हो तो उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारा आंखों देखा हाल सुनाने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैच वगैरह का जिसमें कमेंट्री होती है ना, उसका आंखों देखा हाल सुनाने में भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है कुछ वर्ब और प्रिसेप्शन होती है। वर्ब और प्रिसेप्शन का मतलब है ऐसी वर्ब जिनके द्वारा हम ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त करते हैं। जैसे देखना, सुनना, जिनको अंग्रेजी में हम कहेंगे नोटिस, रिकॉग्नाइज, सीम, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, सीम, वांट, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर, थिंक, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनका प्रयोग इसी टेंस में किया जाता है। ये वो कुछ वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही किया जाता है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथ रख सकते हो और फिर उसको रिमेंबर कर सकते हो। तो इस तरह से आज आपने देखा कि हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहले तो किस तरह से उसको बनाना है सेंटेंस को, कब हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है, फिर नेगेटिव कैसे लिखना है, इंट्रोगेटिव कैसे लिखना है और फिर उसके यूजेस क्या हैं, ये आपने देखा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर इसमें आपको कोई असुविधा या अस्पष्टता नज़र आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।